हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सत्येंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल वे टू स्काई पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, क्लास 10th के भी और 12th के भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। मैं आपको अपना फिजिक्स का मॉडल पेपर सॉल्व करा चुका हूं। यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो लिंक पर जा करके आप देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से जरूर पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं अपना प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, फ्रैंकेल और शॉटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन में पहला है NaCl, दूसरा है KCl, तीसरा है CaCl और चौथा है AgBr। तो आप सभी जानते होंगे, या आपको क्लास में बताया गया होगा, केवल एक ही ऐसा यौगिक है या सॉल्ट है जो शॉटकी और फ्रैंकेल इफेक्ट दोनों दर्शाता है। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप याद कर लीजिए, AgBr इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। यदि याद नहीं है आपको, याद कर लीजिए। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा सॉल्ट है जो फ्रैंकेल और शॉटकी इफेक्ट दोनों दर्शाता है। यह क्वेश्चन सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था से है। ठोस अवस्था से दो टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो बहुविकल्पी पूछता है, दूसरा न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल पूछता है। दो ही टाइप का ज़्यादातर अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आने वाले एग्जाम में भी इसी तरह का दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा। यदि हो सकता है इस बार बहुविकल्पी इसके पहले एग्जाम में दिया हो, अगली परीक्षा में न्यूमेरिकल दे दे। बस इन्हीं दोनों टाइप के क्वेश्चन इससे पूछता है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है। तो आप सबको मालूम ही होगा या फिर आप लोग पढ़े होंगे, अंतः घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। तो हम फिगर बनाते हैं और बताते हैं कि कितना आता है। यदि आपको मालूम है तो आप लोग डायरेक्ट टिक मार सकते हैं, जिसको नहीं मालूम है तुरंत इस तरह बनाएगा और बताएगा। अंतः केंद्रित का मतलब होता है इसके कॉर्नर पे एक एक परमाणु तो रहेंगे ही, कॉर्नर पर एक एक परमाणु तो रहेंगे ही, इसके केंद्र पर भी एक परमाणु होता है। तो इस तरह हम देखते हैं, जो कॉर्नर पे रहता है इसका 1/8वां हिस्सा इस एकक कोष्ठिका के अंदर आता है। इसका 1/8वां भाग, इसका 1/8वां भाग, इसका भी 1/8वां, इसका भी 1/8वां, इसका भी 1/8वां। इसी तरह कॉर्नर पे जितने भी होंगे सभी का 1/8वां भाग इस एकक कोष्ठिका के अंदर आएगा। और केंद्र पर भी एक परमाणु पूरा का पूरा है। तो सभी को यदि हम जोड़ेंगे, कुल मिला के 1/8 1/8 सब जोड़ेंगे, टोटल 8 बार आएगा। तो एक O आ गया और एक केंद्र वाला, तो दोनों मिला करके अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 2, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। हमने पूछा है अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, तो आप सब आद्य और अंत्य का भी याद कर लेंगे। आद्य में जो होता है ये नहीं होता है, ये नहीं होगा, सिर्फ इतना ही फिगर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आद्य का। आद्य में देखिए 1/8 इस तरह का जो फिगर रहेगा वो आद्य के लिए होता है। आद्य का मतलब होता है सिर्फ कॉर्नर पर। तो आद्य घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। इसी तरह अंत्य घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, अंत्य का मतलब होता है अंत्य साइड। या पूछ सकता है फलक घनी एकक कोष्ठिका, अंत्य का मतलब होता है अपोजिट साइड। एक यहाँ हो गया तो एक यहाँ। अंत में क्या होगा? कॉर्नर वाला तो रहेगा ही, एक ऊपर वाले सरफेस पर, एक नीचे वाले सरफेस पर रहेगा। तो यहाँ से भी परमाणुओं की संख्या कॉर्नर के कारण 1, किनारे वाले के कारण, और ये इस पर रहेगा तो आधा भाग ऊपर आधा नीचे, यानी इसका 1/2 हो जाएगा, इसका भी 1/2, 1/2 1/2 1। तो अंत्य घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या भी 2 आएगी। अब आपको फलक का भी याद करना है। फलक का मतलब होता है कि फेस पर,
फेस पर, एक फेस यहाँ हो गया, एक फेस नीचे का, एक फेस ये, एक फेस इसके पीछे वाला, एक इसे सामने वाला, तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो इसमें होता है 4। हम ज़्यादा इसमें समय नहीं ले रहे हैं, उसको यह बता दे रहे हैं कि फलक केंद्रित घन एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। केंद्र के कारण 1 होता है और फलक के कारण कुल एक क्यूब में 6 फलक होते हैं, सभी का आधा आधा लेंगे तो 3 आएगा, 3 और 1 4 हो गया। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घनीय निविड़ संकुलित संरचना की उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? तो आप सब ये याद किए होंगे, एक घनीय निविड़ संकुलित संरचना की उपसंयोजन संख्या 12 होती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। पहला ऑप्शन 6, दूसरा 8, तीसरा 10 है, चौथा 12, जो कि चौथा नंबर ही सही है। तो उपसंयोजन संख्या इसकी कितनी होगी? 12। अब आता है उपसंयोजन संख्या होती क्या है? उपसंयोजन संख्या का मतलब होता है स्पर्श करने वाले। जैसे हम खड़े हैं, हमें चारों ओर से 10 लोग टच कर रहे हैं, तो हमारी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 10 होगी। इसी तरह यदि हम मान लो एक गोला बना दिए, एक गोला इधर से टच कर रहा है, एक गोला इधर से टच किया, एक गोला इधर से टच किया, एक गोला इधर से, तो केंद्र की इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4। जितने लोग टच करेंगे वही उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। तो इसमें कितने लोग टच किए? 4 लोग, तो इस केंद्र की उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 4 होगी। इसी तरह हम उपसंयोजन संख्या बताते हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आसुत जल की मोलरता होती है, जैसा कि आप सबको बताया गया होगा अपनी कक्षाओं में, आसुत जल की मोलरता कितनी होगी? तो आसुत जल की मोलरता यदि आपको नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, 55.55 या फिर इसी को लिख सकते हैं 55.56 मोल पर लीटर। ये होता है आसुत जल की मोलरता। आप लोग इसको याद कर लीजिए। कैसे ज्ञात करते हैं यह क्वेश्चन अति लघु तरीका हो जाएगा, तो हम इसको सॉल्व नहीं करा रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन है 100 मोलर, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन नहीं दिया है 55.55 मोलर, जो कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा वाला सही है। तो इसी तरह हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? यह चैप्टर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है, ये इसमें से हमें बताना है कि कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो टोटल मिलाकर के 4 अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, चारों में से कोई भी एक रहेगा उसको हम टिक मारेंगे। 4 अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, कौन कौन सा मैं उसको बता दे रहा हूं। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक का अवनमन और चौथा होता है परासरण दाब। यही 4 अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। तो हमारा पूछा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? पहला ऑप्शन है श्यानता, जो कि इनमें से नहीं है। तीसरा है प्रकाशिक सक्रियता, जो कि इनमें से नहीं है। तीसरा है परासरण दाब और चौथा है पृष्ठ तनाव। जैसा कि इसमें देख रहे हैं तीसरा वाला ऑप्शन मिल रहा है परासरण दाब। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5वें का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। और संख्य गुणधर्म यही 4 होते हैं, बस इन्हीं में से कोई एक दिया रहेगा उसी को हम टिक मारेंगे। इसी तरह हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलयनों में से किसका सर्वाधिक परासरण दाब होता है? यदि आपको परासरण दाब का फार्मूला मालूम होगा तो आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम बताते हैं कि परासरण दाब किसका सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1 मोलर KCl, 1 मोलर अमोनियम फास्फेट, 1 मोलर बेरियम क्लोराइड, 1 मोलर ग्लूकोज। तो इसको करने से पहले हम अभी एक चीज बता दे रहे हैं, जो
सॉल्ट या फिर यौगिक जितना प्रबल होगा, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार होगा, उसका जो वियोजन होता है, वियोजन का मतलब टूटना, जितना अधिक टूटेगा उसका परासर दाब उतना ही अधिक होगा। तो हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, परासर दाब पाई बराबर ICRT होता है, जहां पर I क्या होता है, वांट हाफ फैक्टर, जिसके लिए वांट हाफ फैक्टर जितना अधिक रहेगा उसका जो परासर दाब होगा उतना ही अधिक होगा। तो हम ऑप्शन में देख रहे हैं KCl, जो कि ये टूटेगा तो सिर्फ 2 भाग में टूटेगा। ऐसे ही अमोनियम फास्फेट, इसको तोड़ेंगे तो ये 4 भाग में टूटेगा। और तीसरा ऑप्शन है बेरियम क्लोराइड, इसको तोड़ेंगे ये 3 भाग में टूटेगा। जैसे हो गया KCl, ये टूटेगा K व Cl में। अब है अगला अमोनियम फास्फेट, ये टूटेगा 3 अमोनियम आयन हो गया, 3 अमोनियम आयन व 1 फास्फेट आयन हो गया। इसी तरह बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड को तोड़ेंगे Ba++ और 2Cl- टूटेगा। अगला वाला है ग्लूकोज, ग्लूकोज का डिवीजन होता ही नहीं है। तो हम देख रहे हैं सबसे अधिक किसका डिवीजन हो रहा है, अमोनियम फास्फेट का। जिसका अधिक डिवीजन होगा उसका जो परासर दाब होगा उतना ही अधिक होगा। इस तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी तरह हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन। सेम इसी तरह जैसे मैं ये क्वेश्चन बताया हूँ उसी तरह आपको ये वाला भी बताना है। तो सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला, क्वथनांक किसका सबसे अधिक होगा, जिसका वियोजन जितना अधिक उसका क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 0.01 मोलर ग्लूकोज, ये भी। अगला दूसरा ऑप्शन है 0.01 मोलर KNO3, तीसरा है 0.01 मोलर यूरिया, चौथा है 0.01 मोलर सोडियम सल्फेट। तो सभी का यदि हम डिवीजन करेंगे तो सोडियम सल्फेट 3 भाग में टूटेगा, 3 आयन होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7वें का जो सर्वाधिक क्वथनांक होगा सोडियम सल्फेट, अर्थात ऑप्शन नंबर डी का 7वां नंबर क्वेश्चन, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। इसी तरह हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस पर लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05, -2.73, -2.71 और -2.37 वोल्ट हैं। तो बताइए प्रबल आक्सीकारक कौन होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। जिसका अपचयन होता है, आप लोग ये भी पढ़े होंगे, जिसका अपचयन होता है वो प्रबल आक्सीकरण कहलाता है। जिसका अपचयन जितना जल्दी होगा वो उतना ही प्रबल आक्सीकारक होगा। तो मानक अपचयन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, टेंडेंसी, और यही किसके अनुक्रमानुपाती होता है, आक्सीकारक के, आक्सीकारक के। तो इसका क्या मतलब हुआ, मानक अपचयन विभव जितना अधिक रहेगा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता उतनी ही अधिक रहेगी, और जितना मानक अपचयन विभव अधिक रहेगा उतनी उसकी आक्सीकारक क्षमता भी अधिक होगी। इस तरह हम देखते हैं लिथियम का, जिसका अपचयन विभव है -3.05 है, और बेरियम का है 2.73 है। सभी के सभी माइनस में दिए हुए हैं। माइनस में वैल्यू जो कम होगी वही सबसे अधिक होती है। तो हम देखते हैं मैग्नीशियम का जो भी दिया हुआ है, मैग्नीशियम का मानक अपचयन विभव 2.37 वोल्ट दिया हुआ है, जो कि दूसरे से सबसे अधिक है। माइनस में वैल्यू दिया हुआ है, माइनस में जो वैल्यू कम रहती है वही अधिक होती है।
तो इस तरह देखते हैं आक्सीकारक, प्रबल आक्सीकारक जिसका मानक अपचयन विभव जितना अधिक होगा, अधिक का मतलब -2.37 है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 8वें का जो प्रबल आक्सीकारक होगा कौन सा होगा, मैग्नीशियम। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी नंबर जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 8वें का बी नंबर ऑप्शन सही है। इसी तरह हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 4 धातुओं ए बी सी डी के मानक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +1.5 -2.0 +0.84 और -0.36 वोल्ट है। इन धातुओं की बढ़ती सक्रियता का क्रम बताइए। सक्रियता का मतलब होता है अभिक्रिया करने की दर। क्वेश्चन में दिया हुआ है आक्सीकरण, आक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। इसी का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें लिखा है अपचयन विभव, तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता प्रबल आक्सीकारक होगा। अब यहीं पे लिख देंगे हम आक्सीकरण विभव, तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। कौन आसानी से दे देगा, जो जितनी आसानी से दे देगा उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होगी। अब जितना भी होगा उसी के अनुसार हम करेंगे। तो हम यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं और इसको भी मिटा दे रहे हैं और इसको हम बताते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं आक्सीकरण, जिसका आक्सीकरण जितना ही अधिक होगा उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होगी। तो हम इसको क्रम में लिखेंगे और बताएंगे। ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी 4 दिया हुआ है। ए का जो आक्सीकरण विभव है +1.5 और बी का दिया हुआ है -2.0 और सी का दिया हुआ है +0.84 और डी का दिया हुआ है -0.36, सभी के सभी वोल्ट में दिए हुए हैं। अब देखते हैं सबसे अधिक आक्सीकरण किसका है, ए का। तो इलेक्ट्रॉन सक्रियता पूछा है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन देगा, इलेक्ट्रॉन ए देगा। इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता सबसे अधिक ए की। उसके बाद कौन है, सी नंबर, सी हो गया। उसके बाद कौन सा है, डी नंबर। उसके बाद कौन सा है, बी नंबर। यही हो गया इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी या सक्रियता का क्रम। हम इलेक्ट्रॉन देने का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है मानक आक्सीकरण विभव। आक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। तो इसके अनुसार हम ऑप्शन में मिला लेंगे, जो ऑप्शन होगा उसी के अनुसार टिक मारेंगे। जैसा कि देख रहे हैं पहले ऑप्शन में ए सबसे कम है जो कि गलत है। दूसरे वाले ऑप्शन में सबसे कम डी दिया हुआ है, वो भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में ए दिया है, उसके बाद सी, फिर डी, फिर बी, जो कि गलत है। इस तरह हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, बी डी सी ए, बी डी सी ए, इसी सीक्वेंस में दिया हुआ है। इस तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर डी अर्थात चौथा सही है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक यदि आपको याद है डायरेक्ट टिक मार सकते हैं, यदि नहीं याद है तो मैं एक फार्मूला बता रहा हूं उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, वेग स्थिरांक। कोई भी अभिक्रिया हो, शून्य कोटि हो, प्रथम कोटि हो, द्वितीय कोटि हो, तृतीय कोटि हो, चतुर्थ कोटि हो, चाहे जितनी कोटि की अभिक्रिया दी हुई है आप उसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं एक छोटे से फार्मूले के अनुसार। तो क्या होता है, वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक होता क्या है, मोल प्रति लीटर कोष्टक में इसके घात में 1 - n इंटू 1/सेकेंड, जहां पे n बराबर क्या होता है 0, 1, 2, 3। इसी तरह 0 का मतलब हो गया शून्य कोटि, 1 का मतलब हो गया प्रथम कोटि। यदि n का मान 0 रखेंगे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, 1 रखेंगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, 2 रखेंगे तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। तो n बराबर यदि हम यहाँ पे 0 रख देंगे और सरल कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। यदि n बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, मोल प्रति लीटर
मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। यही आ गया क्या, शून्य कोट की अभिक्रिया का मात्रक। शून्य कोट की अभिक्रिया का मात्रक मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड होगा। तो ऑप्शन में हम देखते हैं, पहला है मोल लीटर प्रति समय जो कि गलत है, दूसरा है प्रति मोल इंटू लीटर इंटू प्रति समय जो कि गलत है, सी वाला है मोल प्रति लीटर प्रति समय जो कि ऑप्शन से मैच कर रहा है। हाँ, इसको यदि ऊपर ले जाएंगे सब माइनस में हो जाते हैं। ये हो गया मोल इंटू लीटर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, लीटर -1, समय ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड -1, जो कि ये ऑप्शन मैच कर रहा है। इस तरह हम देखते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन का जो आंसर है, 10वां क्वेश्चन का आंसर सी सही है। इसी तरह हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की और हमारा 11वां क्वेश्चन है, अभिक्रिया A+2B = उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक R बराबर A×B² द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। जितना भी वेग स्थिरांक दिया होगा उसके पावर में जो भी होगा उन्हीं का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्वेश्चन में दिया हुआ है वेग स्थिरांक A×B²2, तो जितना भी इनका घात होगा, घात को यदि हम जोड़ देंगे वही क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो हम यहाँ देखते हैं 2 है और इसके घात में 1 है, लिखा नहीं गया है। 1 और 2 जोड़ेंगे टोटल आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन में जो अभिक्रिया की कोटि है कितनी होगी, 3। तो हम ऑप्शन में मिलाएंगे। हमारा पहला ऑप्शन 1 है जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर बी 2 है जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर सी 3 जो कि सही है। इस तरह 11वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभिक्रिया की कोटि, जितना भी वेग स्थिरांक में घात होगा उन्हीं को जोड़ देंगे, अभिक्रिया की कोटि मालूम हो जाएगी। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12वें की और हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया का औसत वेग समीकरण है। एक समीकरण लिखा हुआ है अभिक्रिया का, उसका हमें औसत वेग समीकरण बताना है। यदि आपको औसत वेग समीकरण बनाना आता होगा तो बना लेंगे और ऑप्शन में मिला लेंगे। तो समीकरण दिया हुआ है n1a + n2b = m1c m2d। इस तरह दिया हुआ है। अभिक्रिया का औसत समीकरण दर्शाने के लिए जो भी सामने नंबर होता है माइनस में करके लिख देंगे और इधर इस तरह हम दर्शा देते हैं, -n2dB/dt बराबर, ये उत्पाद है, उत्पाद का जो भी लिखते हैं सब प्लस में लिखते हैं, ये आप लोग जानते ही होंगे। इस तरह बना दिए, ये हो जाएगा m2D/t। अब इन्हीं में से सबके सब बराबर होते हैं और ऑप्शन में हम मिला लेंगे कौन किसके बराबर है। तो ऑप्शन में मिला लेंगे जो कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन लिखा हुआ है -n1 1/n1, ये दिया हुआ है इसके बराबर। ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, जबकि हम सभी के बीच में बराबर का चिन्ह लगाएं, कोई भी किसी के भी बराबर हो सकता है। इस तरह 12वें क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। इसी तरह हम चलते हैं अपने कि तापीय गुणांक और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में संबंध बताइए। ये आप लोग जानते ही होंगे, तापीय गुणांक और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में संबंध क्या होता है। तो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, याद नहीं है तो तापीय गुणांक बराबर फार्मूला होता है KT + 10/KT बराबर 2 या 3, ये फार्मूला होता है। तापीय गुणांक जो होता है 2 और 3 के बीच में ही होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम हमेशा इसका मान 2 लेते हैं। अब ये क्या है, KT + 10 और KT, ये होता है वेग स्थिरांक। इसका तात्पर्य हो गया कि यदि KT 35 डिग्री सेल्सियस पर है तो नीचे रहेगा K 25 डिग्री सेल्सियस पर, हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर आगे रहेगा। यदि वेग स्थिरांक 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया है तो आप 35 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात कर सकते हैं, जस्ट 2 से गुणा करके। 2 का गुणा कर देंगे 2 गुना हो जाएगा। या फिर ऐसे आप याद कर सकते हैं
प्रति 10 डिग्री सेल्सियस पर जो वेग स्थिरांक होता है जस्ट 2 गुना हो जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन में पूछ सकता है बहुविकल्पी में। तो इसी तरह चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका में ए व आर में संबंध बताइए। यदि आपको मालूम है तो आप डायरेक्ट टिक मार दीजिए, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं। जो कि पहला ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए बराबर √3/4 इंटू आर, जो कि गलत है। दूसरा वाला ऑप्शन है ए बराबर r इंटू 2√2, जो कि सही है। फलक केंद्रित में ए और आर में जो संबंध होता है ए बराबर r इंटू 2√2, ये होता है फलक केंद्रित में। फलक इसी तरह आप लोग आद्य केंद्रित और अंत केंद्रित में याद कर लीजिए। वो आप टेबल से अपने या फिर आपको पढ़ाया गया होगा वहाँ से देख करके याद कर लीजिए। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। दिया हुआ है एक यौगिक दिया हुआ है जिसमें CO की समन्वय संख्या पूछ रहा है। जो यौगिक दिया हुआ है मैं इसको लिख रहा हूँ और उसको समन्वय संख्या बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन उपसंयोजन यौगिक से है, जो कि दिया हुआ है CO कोबाल्ट, कोष्टक में लिखा हुआ है En का ट्वाइस, ये लिखा हुआ है Cl2 और लिखा है Cl। इसमें पूछा है CO की समन्वय संख्या। समन्वय संख्या अभी अभी मैं इसके पहले ठोस अवस्था में जब क्वेश्चन नंबर 2 या 3 बता रहा था तो उसमें बताया था उपसंयोजन संख्या, वही चीज होता है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होता है कि हमें जितने लोग, मान लो हमें 4 लोग टच कर रहे हैं तो हमारी समन्वय संख्या कितनी होगी 4। इसी तरह पूछा है जो कोबाल्ट है CO, इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी। तो इस तरह यौगिक में बताने के लिए कोष्टक के अंदर, बड़े वाले कोष्टक के अंदर CO से जितने लोग लगे होंगे उन्हीं के बारे में, उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेशन संख्या, समन्वय संख्या मालूम हो जाएगी। उसके लिए हम करते क्या हैं, Cl2 2 है, इस पर आवेश 1 होता है, 1 इंटू 2 बराबर 2 हो गया। और En इसको बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन, जिस पर -2, 2 जगह एमीन 2 बार आया है तो 2 माइनस होता है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 बराबर 4, इनको हम जोड़ देंगे, 4 जगह से इसको टच करता है ये, और ये मिला करके 6 जगह से इसको टच करता है। तो इस तरह CO की समन्वय संख्या जो होगी कितनी, 6 होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो कि बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी तरह हम चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 16वां क्वेश्चन है, ये भी एक उपसंयोजन यौगिक दिया हुआ है जिसमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। ऑक्सीकरण संख्या अपने पिछली कक्षाओं में जैसे ज्ञात करते हैं उसी तरह ज्ञात करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगी। यौगिक दिया हुआ है Cr, कोष्टक में H2O और H2O का 4, Cl2 और कोष्टक के बाहर दिया हुआ है +1, इसी का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जिसका ज्ञात करते हैं उसका X लिखते हैं प्लस H2O, यह एक अणु है। किसी भी यौगिक का जो अणु फॉर्म में दिया रहता है, अणु रूप में, उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है हमेशा 0 होती है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, इसमें 4 से गुणा, प्लस Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 इंटू 2 बार है, 2 से गुणा। जितना भी आवेश होता है इसको बराबर करके चिन्ह सहित लिख देते हैं। अब इसी को हम सरल कर लेंगे, x यहाँ पे माइनस सॉल्व करेंगे, -2 बराबर +1, -2 उस साइड जाएगा, x बराबर कितना आ गया +3। इस तरह हम देखते हैं Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला 1 है, गलत है। दूसरा वाला ऑप्शन 3 है जो कि सही है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समय बहुत अधिक होने की वजह से हम आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।